तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी के बारे में कि लेटर वैदिक एज में अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसको काफ़ी इत्मीनान से समझना सुनना और इससे क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। मतलब सारे एस्पेक्ट्स में थे, इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर होती थी ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड थी। जैसे लोग खेती बाड़ी करते थे, अपने जानवरों के साथ जो थे उनको चरवाने लेकर जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सेटल होते थे, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पर होती थी, व्यापार यहाँ पर होता था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर चल पाती थी, या फिर ये सारे के सारे आप कह सकते हो मीन्स एंड मेथड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। अब जो अर्ली वैदिक टाइम की मेनली पेस्टोरल जो सोसाइटी थी, अब वो लेटर वैदिक पीरियड टाइम तक आते आते एग्रीकल्चरल बन चुकी थी। मुझे कोई डिफरेंस समझा सकता है? पेस्टोरल सोसाइटी बिकेम एग्रीकल्चरल सोसाइटी, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? पेस्टोरल में इंसान क्या करता है, वो एक तरीके से नोमैटिक लाइफ बिताता है, राइट, घुमंतु होता है। और एग्रीकल्चर जहाँ पर भी बात होती है, मैंने 6th क्लास की NCERT हिस्ट्री की पहले चैप्टर में आपको बताया था कि जब इंसान खेती बाड़ी करने लग जाता है, पहले दूसरे चैप्टर में बताया था मैंने आपको न्यूलिथिक एज वाले में, तब वो एक प्रकार से सेटल्ड लाइफ बिताने लग जाता है, राइट। क्योंकि अब उसको ये पता है कि अब उसको इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि ही और शी इज नो मोर अ हंटर या फिर गैदरर। अब वो क्या है? फूड प्रोड्यूसर, ठीक है। देखते हैं, पर पता है क्या है, हाँ मैं समझ गया था, पूछोगे। बात क्या है, पहली बार यहाँ पर आके बिहार में और यूपी में किसी ने सेटलमेंट करी है अपनी, समझ रहे हो। और ये लोग तो वैसे भी चाहते थे कि फ्रेश, हाँ, और ये लोग तो वैसे भी चाहते थे कि कोई ना रहे यहाँ पर इंडिजिनस लोग, हमें फ्रेश रैन बसेरा मिले यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अर्ली वैदिक टाइम पर तो फिर भी लोग घुमंतु थे यहाँ पर, लेकिन खेती बाड़ी शुरू हो गई थी। बात पता है क्या श्रेया, कि जो वैक्यूम आया था ना हड़प्पा के बाद, उसने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ कर रख दी थी। लोगों को पता तो था, फेमिलियर तो सारी चीज़ों से थे। ये लोग पता है चालाक भी थे, आर्यंस ना, और लेटर अर्ली वैदिक एज के हो चाहे लेटर वैदिक एज के हो, तो मयूर ये लोग क्या करते थे कि जो इंडिजिनस पीपल है ना, अब वो लोग तो एक प्रकार से हड़प्पा के टाइम से और उससे पहले के टाइम से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर तो वो लोग खेती बाड़ी करना, मेटल प्रोडक्शन, कॉपर प्रोडक्शन, गोल्ड वगैरह, इन सब के बारे में फेमिलियर थे। ये फिर भी श्रेय हम कह सकते हैं कि अगर हम एक थ्योरी को मान लें कि इन्होंने इन्वेड बाहर से करा, ये बाहर से आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में फेमिलियर नहीं होंगे। जैसे ये फेमिलियर हो जाते थे, ये या तो उस कम्युनिटी को हटा देते थे, उनसे लड़ लेते थे, या फिर उनके लैंड पर कब्जा करके, और आपने तो देखा ही है वो जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह, वो कब्जा करने की टेक्निक ही तो है, और आगे चलकर एक फ्रेश लैंड अपना बसा लेते थे। वो तो हमें ये कहना चाहिए कि भगवान ने इनका साथ नहीं दिया। किस वे में? आयरन के बारे में ये फेमिलियर नहीं थे, वरना तो कब के ये जंगल वंगल क्लियर होकर खेती बाड़ी में कन्वर्ट हो जाता पूरा का पूरा एरिया उसी टाइम पर, है ना। अब देखो, जब से इंसान ने आयरन जाना, ठीक है, और उसने जंगलों को क्लियर करके खेती बाड़ी वगैरह बनाया, उसने बिल्कुल भी 6th सेंचुरी BC के बाद टाइम लगाया क्या एम्पायर बनाने में, युद्ध लड़ने में, अपना एम्पायर कंसोलिडेट करने में, एक्सपेंड करने में? नहीं ना, क्योंकि इंसान ना एक लालची किस्म का प्राणी होता है, उसको जितना मिले उसको उतना कम लगता है। हाँ श्रेया बताओ क्या कह रहे हो? महाभारत, हाँ हाँ, जिक्र है, हाँ। लेकिन बात वही है कि वो एपिक है, बस बात यही है। बहुत सारी चीज़ें हमें इसी बात पे तो लाकर सोचने पे मजबूर कर देती है। अब बात ये है ना, मैं बताता हूँ, जो इंडिजिनस लोग थे हड़प्पा तक, हड़प्पा थोड़ा सा आगे और चलता मयूर बिस में, तो इतना तो विश्वास है कि आयरन तो वो लोग भी खोज लेते कहीं ना कहीं से, अगर वो सिविलाइजेशन बिल्कुल जैसा मैच्योर फेज में चल रही थी चलती रहती है, अगर वो शरिया पक्का खोज लेते वो सिविलाइज मतलब आयरन, है ना। अगर वो नहीं खोज लेते तो वो कुछ टाइम में पक्का मेसोपोटामिया या इजिप्शियन सिविलाइजेशन वालों से व्यापार करके मंगवाने लग जाते हैं, कुछ सालों बाद हो जाता है ऐसा, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई, आज हम लोग भी कौन है बताओ?
हम लोग किसके वंश हैं अभी? ये जो अगर आप पूरी हिस्ट्री को जब ट्रेस कर रहे हो जब से स्टोन एज से, कौन है हम लोग? आर्यंस ही है ना हम लोग। आर्यंस बाहर से आए, दोबारा उनको श्रेया उतनी ही मुशक्क़त उतनी ही मेहनत करनी पड़ी बाकी सारी चीज़ों को ढूंढने में। तो जो करेंटली उनके पास सोर्सेज और रिसोर्सेज थे उसी की बेसिस पर उन्होंने ज़िंदगी अपनी आगे चलाई। जो महाभारत और रामायण में जो ऐसी एपिक्स में अगर ये शस्त्रों का या आयरन का टूल्स का अगर जिक्र है, जो कि आगे चल के कुरुक्षेत्र की भूमि से फाइंड आउट भी करे गए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं, स्वॉर्ड्स वगैरह मिली हैं। लेकिन बात वो है ना कि आप ढूंढ कहाँ रहे हो उस चीज़ को। ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बाद में आगे जाकर जहाँ पर इनको आयरन मिला, फिर इनको एक्सट्रैक्ट करने की उसको टेक्नोलॉजी, क्लीन करने की टेक्नोलॉजी, प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी और तौर तरीके, मीन्स एंड मेथड्स उससे तलवार बनाने की, इसमें करते 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 इंसान को 6th सेंचुरी BC तक का समय लग गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपने सुना हो या कोई चीज़ें जैसे अवेलेबल हो भी, इनको कुछ ना कुछ तलवार मिल भी गई होंगी। और ऐसा नहीं था कि आयरन के टूल्स वगैरह इन्होंने कभी भी नहीं देखे थे। देखो, देखे तो वो हड़प्पन्स ने भी होंगे, लेकिन बस वो है कि वो नज़रअंदाज कर देते होंगे। जिस चीज़ पे जंग लगता होगा तो वो लोग भी सोचते होंगे ये कोई मेटल है, होता होगा, बेकार सा है। लेकिन अब आयरन से दोबारा फ्रेश आयरन कैसे बनाए, या फिर ये कैसे पता लगाएं कि चलो अगर एक पैनी सी तलवार या पैना सा अगर चाकू मिला भी है, उसको साफ वाफ करके पत्थर रगड़ के दोबारा पैना अगर बना दिया, शार्प बना दिया है, जो कि अभी तक एक ब्लंट नाइफ या ब्लंट शॉट था। लेकिन ये पता कैसे लगाएं ये सोर्स आया कहाँ से, ये मिलता कहाँ पर ये वाला मेटल? उसको कहते हैं श्रेया, जब हम बात करते हैं ना कि आयरन वॉज नॉट नोन टू देम, या फिर वो फेमिलियर नहीं थे। यार कोई चीज़ मिल रही है तो वो नज़रों के सामने से गुजर सकती है ऐसे ही। अब आप रोड पे निकले, क्या कहते हैं, एक पर्स पड़ा हुआ था, अब आपको नहीं लगा कि उसके अंदर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, और आपके बाद कोई पर्सन आया, उसने उस पर्स को खोला और उसको 500 के बड़े सारे नोट मिले उसके अंदर से, और थे हंटर गैदर। और मैंने आपको हिस्ट्री में एक और रूल बताया था, जब इंसानों की किल्लत उनके जीवन व्यापन के लिए होती है, खाने पीने के लिए होती है ना, इंसान कभी सेटल्ड तरीके से सोच ही नहीं सकता। बड़े सारे लोगों के सपने इस वजह से भी अधूरे रह जाते हैं क्योंकि जब सपने फुलफ़िल करने की उनकी एज होती है ना, तो उनको रोटी कपड़ा मकान सुनिश्चित करने में ना उनकी कलमें सफ़ेद हो जाती हैं तब तक। मानते हो ये रियलिटी है कि नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ की? पहले बताओ, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोल रहा हूँ। है यहाँ पर वेस्टर्न कंट्री में फिर भी ये कंसेप्ट आता है ना कि आप अपने सपने को फॉलो करो तो पक्का आप सक्सेसफुल बन जाओगे। यहाँ पर अगर सपने को फॉलो करा तो टायर पंचर की दुकान ही खोलनी पड़ेगी, मयूर, है ना? केरी हाँ जी। नहीं, बिल्कुल 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 फिल्मों में और यहाँ पर ये बहुत। अब एक बात बताओ, आपको म्यूजिशियन बनना है, मान लो श्रेया, ठीक है, क्या करोगे बताओ? कैसे रोटी आएगी घर पे, है ना? ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब सच में, और सच में वर्क नहीं करती हैं भाई। कोई कुछ भी बोले यार, आउट ऑफ लाख लोग, और आपको आप UPSC भी ऐसा होता है, वो होता है यार। यहाँ पर हमारे पास एक सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब हमेशा आपको एक ना सेटिस्फेक्शन देती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, पता है, कोई भी हो। मतलब मैं चाहे ज़माना कोई भी हो, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, हमेशा एक आपके पास फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आप किसी की भी ज़िंदगी में होना चाहिए, तब जाके पर्सन ज़िंदगी के दूसरे पहलू के बारे में सोच सकता है। आप में से अगर बड़े सारे लोग बड़ी सारी एज तक अगर सिर्फ तैयारी ही कर रहे होते और किसी के पास जॉब नहीं होती, और स्पेशली इफ़ यू आर अ ब्रेड अर्नर इन टर्म्स ऑफ आवर डेवलपिंग कंट्री सोसाइटी, तो आपके लिए डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल है कि मुझे घर बसाना चाहिए कि नहीं बसाना चाहिए, स्पेशली जब आपका स्पाउस बहुत एक अच्छे परिवार से आ रहा हो आपके घर पे। मतलब ये छोटी छोटी बात, ये हम एथिक्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और एथिक्स में GS पेपर 1 को इंक्लूड करके पढ़ेंगे इसको। हमारा एक टॉपिक आता है मयूर, आपको पता होगा, इंडियन सोसाइटी एंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उसके अंदर एक चीज़ आती है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियनाइजेशन, हमने पढ़ा भी था अगर आपको याद हो। याद है वो व्रत पिज़्ज़ा, और क्या कहते हैं, नई गाड़ी आई है, अगर फरारी भी आई है तो नींबू मिर्च लगाना, नारियल फोड़ना, अगरबत्ती से उसका वो करना, है ना? तो जो एग्रीकल्चर है, इट इमर्ज एज अ चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। सतपथ ब्रह्मणा, इट मेंशंस
रिचुअल्स रिलेटेड टू प्लोइंग अंडरटेकन बाय किंग्स, और ये सजेस्ट करता है द इम्पोर्टेंस गिवन टू कल्टिवेशन बाय द रूलर्स, और कैसे वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए टू सपोर्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आपको पता है खेती बाड़ी करने से रिलेटेड भी रिचुअल्स होते हैं बड़े सारे, पता है आपको ये वाली बात ठाकुराइन श्रेया, है ना? इसका एक एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, जैसे मैं बताता हूँ, दिखाओ दोस्तों। नायक मूवी के अंदर ना एक सीन आता है, जब वो एक दिन के लिए सीएम बनता है ना अनिल कपूर, तो जो फार्मर्स होते हैं आपको पता होगा, वो एक अनिल कपूर के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि ये हार्वेस्टिंग के बाद ये एक कटोरा देते हैं, कहते हैं ये पहला हार्वेस्टेड बाउल है वीट का, गेहूं का। इसको वैसे तो अभी तक हम मंदिरों में चढ़ाते थे, लेकिन बेटा आज तुम हमें मिल गए तो हम ये तुम्हें देना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मैंने क्या करा है, आप मुझे भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हैं? तो वो किसान सारे अनिल कपूर से बोलते हैं कि तुमने बीच में मिडलमैन को हटाकर, बिचौलियों को हटाकर हमारी इनकम को इंक्रीज करवाने में काफ़ी मदद करी है। अब रिचुअल जैसे क्या, खेती बाड़ी में ना एक रूल होता है श्रेया, मैं अभी एक दो चीज़ों के नाम लूँगा, देखो अभी आप रिलेट कर जाओगे, और पंजाब में तो ये चीज़ परंपरा है ही, हर जगह पर होती है। वैसे हार्वेस्टिंग के बाद पहली फसल, पहला अनाज भगवान को चढ़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग फसल की कटाई के वक्त ही तो ये सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं श्रेया, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम होते हैं, है ना? अब ये एग्रीकल्चर रिलेटेड रिचुअल्स नहीं है तो क्या है बताओ? समझ गए? इस चीज़ की जो नींव है ना, जो जड़ है, वो लेटर वैदिक एज में शतपथ ब्राह्मणा में इस प्रकार के रिचुअल्स मेंशन करे गए हैं। अगर कोई आपसे पूछे चीज़ें कहाँ से बोरो करी गई हैं, वैसे और भी सोर्सेज हैं, डोंट वरी, बहुत चीज़ें मिलेंगी अभी आपको पूरे ये जर्नी में, लेकिन जो मिलता जाए उसको लपेटते चलो। क्योंकि मेरा इतना मानना है, देखो करंट ट्रेंड के एग्ज़ाम के हिसाब से सारी चीज़ों का ज्ञान रखना भी फालतू की बातें हैं। मेंस के अंदर बता रहा हूँ मैं यार, 150 शब्दों का ही स्कोप है, तो उसके अंदर जो छोटी से छोटी बात करके, छोटे से छोटे शब्दों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आपके वर्ड्स किसी चीज़ को सिंबलाइज कर सके तो वो ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद दो श्रेय चीज़ पता लगी ना आप सबको। बताओ ये जो मैं बोल रहा हूँ ठगराइन बिस्मे के रिचुअल्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, और ये ठीक है। उसके बाद अच्छा, प्लोइंग का भी रिचुअल मतलब बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को शायद से पता होगा, अगर आप किसान परिवार से हो या अगर आपने कभी किसी को जानते हो। हाँ, अक्षय तृतीया नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, इवेंट का नाम छोड़ो, बड़े सारे लोग नहीं जानते होंगे, इंडिया के अलग अलग कोनों से हैं इसमें हमारे कोर्स में सब लोग। मान लो कि आज खेत के अंदर सॉइल को अपटर्न करना स्टार्ट करा जाएगा, यानी कि खेत को जोतना स्टार्ट करा जाएगा। उससे पहले जो बैल हल का जो प्रयोग होगा, जो प्लो का प्रयोग होगा, उसके ऊपर कई सारे लोग, आपको पता होगा गौरव, यूपी में, एमपी में किसान स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं और चावल छिड़क देते हैं। बैलों को भी लगाते हैं, उस प्लो को भी लगाते हैं, और ज़मीन पर कभी कभार पूजा आराधना भी करते हैं कि इस साल की फसल, जिसको आम भाषा में गौरव, श्रेया, जिसमें हम लोग अपने अपने राज्यों में क्या बोलते हैं, इस साल की जो फसल है, इस साल की जो धान है, वो काफ़ी अच्छी हो, राइट? उसके लिए चीज़ें करी जाती हैं, समझ गए? तो वो लोग वैसे ही, तो किसान एक वैसे ही ट्रीट करता है अपने बुल को, अपने प्लोस को, अपने कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को, जिस प्रकार से हमारे घर पे जब भी नई गाड़ी आती है तो शायद हम भी कहते हैं ना कि साइकिल आई है या स्कूटी आई है, कुछ भी आया है, उस पर तिलक या रोशना करे बगैर उसको चलाओ मत, उसको आगे लेकर मत जाओ। एक बारी भगवान को छुलाना, उस पर मिठाई लगाना, घर पे कोई गाड़ी या स्कूटी आगे खड़ी होती है, मम्मी या पापा मिठाई का डब्बा मंगवाते हैं, उस पर सिंदूर लगा के, चावल लगा कर ये सब कुछ करा जाता है।
तो वो इसी वजह से तो ना, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल चीज़ और हम उसको एक भगवान के दर्जे के तौर पर मान के एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और ये भी कह रहे हैं कि इस चीज़ से हमें पॉजिटिविटी मिले और सबकी सेफ्टी भी सिक्योर हो। ऐसे ही किसान भी तो यही चाह रहा है कि उसकी प्रोड्यूस जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर हो, राइट। वो नहीं चाह रहा ना कि इतना कर्जा लेकर और जो भी है उसके बाद उसकी फसल फेल हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, वही आप जानने की कोशिश करो, ये जो रिचुअल्स आज आप और मैं बात कर रहे हैं साल 2023 में बैठकर, ये हम लोगों को कैसे पता, हमारे मम्मी पापा कैसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हम सब एक दूसरे से कितने कितने किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, ठीक है। अपना हमारे जो होम स्टेट है, जहाँ पर हमारी खेती बाड़ी है, एटलीस्ट जहाँ पर हमने सुन रखा है इन सब चीज़ों के बारे में, हम लोग एक दूसरे से कोसों मील दूर हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ों का हमारे परिवार में एक कॉमन प्रकार से जो एक हमारे परिवार ने इसको इनवाइट करा, एक्सेप्ट करा, वो कहाँ से आया? वो आया लेटर वैदिक एज से, ठीक है। तो फॉरेस्ट वर क्लियर्ड बाय बर्निंग द ट्रीज। और 6th सेंचुरी BCE में फॉरेस्ट कैसे क्लियर करे जाएंगे? थ्रू यूज ऑफ आयरन टूल्स, है ना। तो ये भी चीज़ सतपथ ब्राह्मणा बुक के अंदर मेंशन्ड है। यहाँ पर एक रूलर जो था विदेहा माधव, इसने जंगलों को जलाया था, जो कि सरस्वती नदी और सेदानीरा जो है नदी, उसके बीच में जो जंगल पड़ते थे, या जिसको रिवर गंधक भी कहा जाता है। उसके बाद कल्टीवेशन वॉज डन बाय द प्लो एंड मिक्स फार्मिंग। कल्टीवेशन अलॉन्ग विद हर्डिंग, इट वॉज द प्राइम ऑक्यूपेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। हर्डिंग का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन अलॉन्ग विद हर्डिंग, अनाज उगाया जा रहा है, उसके साथ क्या करा जा रहा है? एनिमल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये मिक्स फार्मिंग कैसे हुआ? वन सोर्स ऑफ इनकम या फिर वन सोर्स ऑफ प्रोड्यूस आपके पास क्या हो गया? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना। उसके अलावा आपके जो एनिमल से मिलने वाले, मिल्च एनिमल से मिलने वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, इसको भी आप बेच सकते हो। बेच नहीं सके तो एटलीस्ट आप इसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हो गई मिक्स फार्मिंग। और यहाँ पर कोई रूल कौन ही बांध रहा है? इस रूल में हमें कौन ही कह रहा है कि ये जो फार्मिंग से जो भी आउटकम निकलेगा, जो भी प्रोड्यूस होगी, इसको बेचना ही है? कौन कह रहा है? ये बिल्कुल नहीं कह रहा है ऐसा कोई कि बेचना ही बेचना है। सेल्फ सस्टेनेंस के लिए भी तो करी जा सकती है फार्मिंग, राइट। अब कुछ एस्पेक्ट्स जानते हैं और हम लोग लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी से जुड़े। लैंड वॉज स्टिल आ कम्युनली ओन्ड, कम्युनिटीज़ को ओन करती थी, जहाँ पर एक पूरे का पूरा क्लैन, जिसको हमने विश कहा था अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर भी, इसमें बड़े सारे लोगों के पास पार्टिसिपेटरी राइट्स थे। लेकिन उस पूरी खेतीबाड़ी वाली ज़मीन को, या जिस भी ज़मीन को एक मतलब एक कम्युनिटी ओन कर रही है, इट वॉज रिकॉग्नाइज एज अ प्रॉपर्टी। और जो घर का जो मुखिया होता था, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो कि इस लैंड को ओन करता था, उसको एक टर्म दिया जाता था गृहपति, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर आपको पता है ना, ऋग्वेदिक पीरियड टाइम पर क्या होता था? गृहपति या गृहपति हम लोग किसको बोलते थे? नहीं, किसको बोलते थे? जो कि सिर्फ एक फैमिली को लीड कर रहा हो। यहाँ पर एक पूरा का पूरा लैंड के ओनर को बोला जा रहा है गृहपति या गृहपति, ठीक है। उसके बाद राइस, व्रीही एंड वीट, गोधुमा। ट्रस्ट मी, ये टर्म आ सकते हैं और यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि व्रीही और गोधुमा आर टर्म्स विच वर यूज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। पूरी हिंट दे देगा और फिर कहेगा इनमें से कौन से दो क्रॉप्स को सिंबलाइज करते हैं, ऐसे पेयरिंग बना देगा। व्हीट एंड राइस, राइस एंड पल्सेस, पल्सेस एंड लेंटिल्स, लेंटिल्स एंड मिलेट्स। फिर श्रेया फेवरेट वही, ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली टू पेयर इज करेक्ट, नन इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो व्रीही चावल के लिए यूज़ होता है, गेहूं के लिए यूज़ होता है, गोधुमा वर्ड लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर। एक बात और याद रखना, यहाँ पर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ ज़रा एक बार। हाँ ठीक है, मिल गया। देखो ये आप टर्म्स देख रहे हो, ये वाली, ये तो चलो उसके सोर्स बता रखे हैं,
आपको जैसे कि मैंने एक अर्ली वैदिक पीरियड टाइम जब ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैंने आपको एक टेबल बताई थी जिसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग करवा रहा था कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। आपको ना इस प्रकार का टेबल पूनम दलाल दहिया ने लेटर वैदिक एज के बाद दे ही नहीं रखा है। आई डोंट नो क्यों नहीं दे रखा है, डोंट वरी, लेकिन कृष्णा रेड्डी वगैरह की बुक में आपको ये मिलेगा। कभी कभार दो प्रकार के टर्म के मीनिंग अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर वो अलग होंगे और लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर वो अलग होंगे। जैसा कि गहपति, आप देख पा रहे हो उसको कि ये जो टर्म है ये अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर भी यूज़ करा गया और लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर भी यूज़ करा गया, लेकिन वहाँ पर गहपति का जो एक राइट है, जो उसका ओहदा है, जो उसकी पोजीशन है ऋग वैदिक पीरियड टाइम पर, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू गृहपति ऑफ लेटर वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर उसकी काफ़ी कम है उसकी पोजीशन एज़ कम्पेयर टू लेटर वैदिक इकॉनमी, लेटर वैदिक सोसाइटी। ठीक है, तो उसको याद रखना। तो जितने टर्म्स आपको ये सामने अभी दिख रहे हैं ना, आप चाहो तो इनका खुद से एक अलग से टेबल बना सकते हो। और मैं ये भी नहीं कहता कि आपको वहाँ पर जो अर्ली वैदिक पीरियड टाइम के बाद जो टेबल मिल गया था जिसमें वो आपको वर्ड मीनिंग सिखा रहा था, डैट टेबल इज़ मोर देन सफिशेंट, और उसको पढ़कर उसको कर आपका सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। आप चैप्टर को जब सर्च मारोगे ना, जब रीड करोगे इसी सोर्स की और इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पता लगेगा उस टेबल के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख रखी हैं जो कि आपको जो पैराग्राफ है वहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार का लेटर वैदिक एज का भी अपना एक टेबल ऐसा बना सकते हो कि ये जैसे टर्म्स आती जा रही हैं, व्रीही, राइस, गोदुमा, वीट। ठीक है, तो दे बिकेम द स्टेबल डाइट ऑफ द पीपल एंड अपार्ट फ्रॉम बार्ले, जो लेटर वैदिक जो लोग थे, दे नाउ स्टार्टेड ग्रोइंग वीट, राइस, पल्सेस, लेंटिल्स, मिलेट, शुगर की। लेंटिल्स उन्होंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ बार्ले क्या होता है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, जौ। ठीक है, उसके बाद वीट, राइस, पल्सेस, ये तो सब जानते ही हो। लेंटिल क्या होते हैं, तिल के, मसूर की दाल। तिल को क्या कहते हैं, तिल को क्या कहते हैं, काले तिल, सफ़ेद तिल। सेसमे। ठीक है, तिल। ठीक है, भूलना मत। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो इतना पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूजन है ना, तो इसको बार बार इमेजेस के थ्रू ही देखा करो। मैं भी इसको ऐसे ही देखता हूँ, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब एग्ज़ाम हमारा है तो हमें काहे की शर्म बे, हमें अपने एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, भाड़ में जाए दुनिया, एमसी कराए दुनिया। मिलेट, ये आपका बाजरा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मिलेट की एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है ना, इसमें अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं मिलेट्स आपके। ठीक है, बस हाँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। और ये हो गया आपका शुगर केन, तो आप जानते हैं। अच्छा, शुगर केन को ग्रो करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा नहीं मतलब तो फिर उसके अंदर क्या जो रस होता है वो कहाँ से मयूर शिव जी भर देते हैं। पानी चाहिए होता है अच्छा खासा। ठीक है, कॉटन की खेती के लिए नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बाजरे के लिए, कम पानी चाहिए, है ना, क्योंकि वो एरिड या सेमी एरिड रीजन में भी ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो विद द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिगेन टू बी ऑफर्ड इन द रिचुअल्स। मैंने बोला ना आपको अभी, श्रेया बताया था कि खेती बाड़ी में हार्वेस्टिंग के बाद जो अनाज है
वो बड़े सारे कामों के लिए दिया जाता है, लाइक मंदिर पे चढ़ाने के लिए, या हो सकता है कि मंदिर में उसका एक कोई आज भंडारा हो, उसमें आप दान दे दो, ठीक है। जैसे आपको पता है अब इसमें शादी जब भी किसी के भी घर में होती है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, हिंदू धर्म के अनुसार शादी के टाइम पर यह बोला जाता है कि अगर खाने पीने की कमी नहीं करवानी है, कहीं से सिर्फ 2 दाने जगन्नाथ जी के चावल की अरेंजमेंट कर लो और उसको डाल दो, खाना कम नहीं पड़ेगा। ऐसी धारणा है जिसमें, अगर आपने सुना होगा, है ना, भंडारे की पूर्ति करते हैं जगन्नाथ जी के चावल हर जगह पर। स्पेशली शादी में नाक नहीं कटने देते हैं किसी भी ऐसी ओकेजन पर जहाँ पर खाने पीने वाले बहुत हैं, कोई भी भंडारा है बहुत बड़ा, है ना। तो आइटम्स ऑफ दान एंड दक्षिणा, दे इंक्लूडेड कुक्ड राइस। अब समझे, इसमें मंदिरों में जो ये प्रसाद की फॉर्म में बड़ी सारी जगह पर जो कुक्ड राइस बनते हैं, वहाँ पर भी यही बनता है जगन्नाथ मंदिर में, है ना। ये परंपरा भी आप कह सकते हो ये चली आई है लेटर वैदिक टाइम से। अब जो कुक्ड राइस की बात है, तो श्रेय आप जानते होगे सदर्न इंडिया के अंदर भी ठकुराइन, जैसे आप हैदराबाद थे, आप मंदिरों में जानते होगे कि मीठे चावल या मीठा भात मिलता है बहुत बार मंदिरों में। दक्षिण भारत में चावल तो फेवरेट होते हैं वहाँ पर प्रसाद की फॉर्म में, या फिर वहाँ के लोगों की स्टेबल डाइट। साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब चावल का मतलब बहुत प्रचलन है कि नहीं है अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, गुड़ वाले चावल, मीठे चावल, भात वाले चावल, है ना, चीनी चावल, सब कुछ होता है, दूध चावल। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप कह सकते हो कि इनकी जो नींव है, इनकी जो जड़ है, वो भी लेटर वैदिक एज है। ओके, उसके बाद तिल, फ्रॉम विच द फर्स्ट वाइडली यूज वेजिटेबल फूड ऑयल वॉज डिराइव, इंक्रीजिंगली इट केम टू बी यूज इन द रिचुअल्स। अब समझ गए कि हम हवन कुंड के सामने जब बैठते हैं और हवन सामग्री में बड़ी सारी चीज़ें जब हम मिलाते हैं तो उसमें काले तिल भी मिलाते हैं। आप लोगों को पता होगा शायद से, जब हम सोहा करते हैं तो उस हवन सामग्री में घी, हवन सामग्री तो देखो बनी बनाई आती है, लेकिन उसके अंदर ये जो घी, लौंग, इलायची, कुछ गुड़, बताशे, किसी भी प्रकार का प्रसाद, या फिर तिल, इट वॉज यूज इन रिचुअल्स। सारी बातें हटा दो, हवन के ऊपर नहीं जाना, मत जाओ। आप अगर सोमवार के दिन शिवजी पे चढ़ाने के लिए लोटा लेकर जा रहे हो एक दूध से भरा हुआ, तो उसके अंदर 5 तत्व मिलाने चाहिए, जनरली ऐसा कहा जाता है ना। हल्का सा थोड़ा सा पानी आप डालते हो, फिर दूध गाय का, हल्का सा शहद, घी और कुछ काले तिल। करते हैं कई लोग ऐसा, बताओ, काले तिल और सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन भी जलाते हैं कई लोग शनिदेव के सामने, राइट, है ना। और कई लोग तिली का तेल भी यूज़ करते हैं दिया जलाने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। तो सोसाइटी वॉज लार्जली रूरल इन नेचर, लेकिन जब ये लेटर वैदिक पीरियड एंड हुआ, देयर आर ट्रेसेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अर्बनिज्म। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अब लेटर वैदिक एज के बाद क्या आएगा? इस एज के बाद 500 BC के बाद क्या शुरू हो जाएगा? जनपद, वेरी गुड, जनपद, है ना। तो अर्बनिज्म हमें देखने को मिलेगा। एस नगर इन द सेंस ऑफ टाउन इज मेंशन्ड इन तैत्तिरीय आरण्यक। नगर के बारे में, शहरी व्यवस्था के बारे में तैत्तिरीय आरण्यक बुक में मेंशन है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना आरण्यकास के बारे में, वही। उसके बाद मेन फैक्टर इन द एक्सपेंशन ऑफ द आयरन कल्चर, जो कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर हुआ, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन। देखो अब मिलने लगा, छोटा छोटा स्मॉल मात्रा के अंदर मिला, लेकिन मिलने लगा, ये यूज करने लगे इसको, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पर मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं ना।
लेकिन इंसानों के हाथ जब भी आयरन लगता था ना मयूर, तो मैंने आपको बताया वो एक असमंजस के माहौल में रहते थे कि आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स क्या है, राइट। बाद में उनको पता लग गया कि अच्छा आयरन ऐसे ऐसे होता है, मेटल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करा जा सकता है। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा, जंगलों को क्लियर कर करके जल्दी जल्दी एग्रीकल्चर फील्ड बनाई जाएगी, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, अपने आप की प्रोडक्शन करने के लिए क्या यूज़ करा जाएगा, टूल्स, राइट, एग्रीकल्चर टूल्स। और लड़ने के लिए आयरन सॉर्ड्स। तो जो सोसाइटी हड़प्पा में पीसफुल सोसाइटी थी, आयरन की डेवलपमेंट के बाद, क्या वो पीसफुल सोसाइटी रहेगी आगे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर? और ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे किंगडम्स के बीच में एक होड़ मचेगी महाजनपदास के बीच में, राइट, विच वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 1000 BC एंड इज मैंशनड एज कृष्णा आयस या शाम आयस। क्यों? लोहा क्या होता है, बारिश के दिनों में कैसे भी करके वो कैसा पड़ जाता है, काला। और काला किसका कलर है, विष्णु जी का। विष्णु जी का रूप कृष्ण जी, कृष्ण जी का दूसरा नाम श्यामलाल, इसलिए इसको ये बोला जा रहा है कृष्ण आयस, श्याम आयस। आयस मतलब एक प्रकार का मेटल, धातु। लेटर वैदिक कल्चर को आप PGW कल्चर भी बोल सकते हो, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर और आयरन फेस कल्चर। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉटरी, ग्रेवियर पॉटरी वॉज यूज अलॉन्ग विद द यूज ऑफ आयरन डेवलपमेंट, इस चीज को पेंटेड ग्रेवियर आयरन फेस कल्चर बोला जा रहा है। डाइवर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो थे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होते चले गए लेटर वैदिक एज के टाइम पर, और जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी ये हद से ज़्यादा स्किल्ड हो गई लोगों के बीच में, ठीक है, एज कम्पेयर टू अर्ली वैदिक एज। अब लेटर वैदिक एज में ये हम ऐसे कह सकते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई हो गई, ज़्यादा स्किल्ड वाले लोग यहाँ पर रहने लगे, क्योंकि बहुत प्रकार के ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर मेंशन है। फॉर एग्जांपल बो मेकर, धनुषबाण जो बनाते थे, रोप मेकर जो रस्सियाँ बनाते थे, एरो मेकर तीर जो बनाते थे, हाइड ड्रेसर जो स्किनिंग करते थे, पत्थर तोड़ने वाले, डॉक्टर, गोल्ड स्मिथ, एस्ट्रोलॉजर्स। अच्छा कौन होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स? और जो सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं पर्सनली कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर्स आर मतलब ये सारी कैटेगरीज, दे आर सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ग्रुप्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। उसके बाद अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से मेटल से ये लोग फेमिलियर थे। तो देवर टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर। इट वॉज नोन टू लेटर वैदिक पीरियड। इनमें से क्या चीज़ें अर्ली वैदिक लोगों को या फिर हड़प्पन लोगों को नहीं पता थी? सिर्फ आयरन, बाकी सारी चीज़ों के बारे में वो नोन थे। यस, तो यहाँ पर अच्छे जो थे लोहे को, मेटल्स को शेप देने वाले जो लोग थे, दे वर गुड, प्रोबेबली गुड स्मिथ and smelters, as a lot of copper objects have been found at painted graveyard sites। लोग थे, उन्होंने यहाँ पर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज भी प्राप्त करी इस ज़माने के अंदर। और यहाँ पर हमें एक पूरे का पूरा व्यापारियों का एक ग्रुप भी देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन, गिल्ड्स,
एनसीईआरटी याद है क्या बताती थी गिल्ड्स के बारे में? दे यूज टू एक्ट एज बैंकर्स, है ना, ये लोन वोन पे पैसा दे देते थे। और याद है श्रेया, ये वही है, पर्ची देकर ये कहते थे कि जाओ उससे पैसा ले लेना, प्रॉमिसरी नोट जारी करते थे, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ताकि व्यापार चलता रहे, कि जाओ हमारे नाम की पर्ची दे देना, माल तुम तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जब तुम वापस आओगे तुम्हें उससे पैसा मिलेगा, तब तुम हमें वापस कर देना। तो इनके लिए वर्ड यूज करा जाता है श्रेष्ठिंस। ये मर्चेंट्स का एक पूरे का पूरा ग्रुप होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था, उनका एक समूह होता था, हु यूज्ड टू एक्ट एज बैंकर्स, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इतना कुछ होने के बाद भी आम लोगों के बीच में जो व्यापार, जो चीज़ों का जो आदान प्रदान होता था, जो व्यापार चलता था, वो बार्टर इकोनॉमी ही था। एक यूनिट ऑफ वैल्यू भी यहाँ पर निकल कर आई थी, हम उसको करेंसी तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो यहाँ पर यूज होती थी, इट वॉज निष्क। वैगन्स ड्रॉन बाय ऑक्सन वर प्रोबेबली द मोस्ट यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वैगन क्या होता है? एक प्रकार का चैरियट ही होता है, लेकिन उसमें बैठने का एक बॉक्स होता है, एक जगह होती है ना। अब आप इसको हाई फाई इमेजिन मत करना कि टाइटैनिक के अंदर जैसे टाइटैनिक वाली हीरोइन वैगन पे बैठ कर आती है, ये वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको वैगन दिखाऊं, अगर वैगन ये टिपिकल, इसको मान सामान भी रख सकता है और आराम से जा भी सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या बोल रखा है? वैगन ड्रॉन बाय ऑक्सन। इसको खींचते ये थे ऑक्सन, बैल, और ऑक्सन वाली वैगन भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। कुछ ऐसा मान लो, ये ठीक है। यानी कि जो तबाही आप कहते रहते हो, या फिर हिंदुस्तान के अंदर जो भी हड़प्पा के बाद जो उथल पुथल मची, जो इतना ज़्यादा सोसाइटी का एग्रेसिव नेचर बढ़ा, पीसफुलनेस ख़त्म हो गई सोसाइटी के अंदर, उसके पीछे किसको रिस्पॉन्सिबल मानोगे? अब क्या पढ़ा आपने चैप्टर में, कितना सीखा, कौन है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल? अरे नहीं, आप और मैं अनटेले लेने से अगर हम लोग द्रविडियंस नहीं है, आगे इंडिजिनस लोग नहीं है, आर्यंस सबके सब, है ना। लेकिन श्रेया, इस प्रकार के आंसर्स के लिए ना अपने ऊपर चीज़ एक्सेप्ट कर लेना। अगर इंटरव्यू में रूम में मजाक चले, ये मत बोल देना सर आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप और वो अगर इडली सांभर निकला तो उसने बोला मैं तो द्रविडियन हूँ, इंडिजिनस हूँ, तुम आए हो बाहर से, आर्यन बाहर निकलो। तो अनलाइक द ऋग्वेदिक एज, जहाँ पर सिर्फ वॉलंटरी ऑफरिंग्स होती थी, याद है बाली भी एक तरीके से वॉलंटरी था, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस पढ़ा था ना हमने, ठीक है। और वो गिफ्ट वगैरह भी लाना, ये सब वॉलंटरी था अपने हिसाब से। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव है, या अगर आप कितना भी दो तो सामने वाले की शक्ल बनेगी क्या? नहीं। तो अनलाइक ऋग्वेदिक एज वेयर ओनली वॉलंटरी ऑफरिंग्स वर टेकन एंड पर से नो रेवेन्यू कलेक्शन वॉज डन, लेटर वैदिक एज में लेकिन क्या हुआ? टैक्स और ट्रिब्यूट इट वॉज मेड मैंडेटरी। और कौन करता था ये वाला काम? संग्रहित्री, एक ग्रुप था जिनको ऑफिसर्स आप कह सकते हो टैक्स कलेक्शन के लिए, ट्रिब्यूट कलेक्शन की, जिनको रखा गया था संग्रहित्री। इट इज इक्वली इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वैश्यास जो थे, दे अपीयर टू बी द ओनली ट्रिब्यूट पेयर्स इन द लेटर वैदिक टाइम्स। ये ट्रिब्यूट पे करते थे। एंड वैश्यास आपका कौन सा वर्ण में आ जाते हैं?
कौन से नंबर पे? थर्ड। और ये लोग कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं उस टाइम पे? मतलब आप कह सकते हो ट्रेड एंड मर्चेंट्स, है ना? तो काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे थे, तो राजा या फिर जो भी राजन होगा, मतलब वो इनसे जो चीफ होगा वो इनसे पैसा वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा? बिल्कुल। तो लेटर वैदिक जो लोग थे वो 4 तरह की पॉटरीज के बारे में वाकिफ़ थे: पेंटेड ग्रेवेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर एंड रेड वेयर। आप बाकी सारी चीज़ें तो अभी तक जानते ही हो। ब्लैक एंड रेड वेयर कह रहा है इसको, ये इसको वो ग्रेवेयर दिख रहा है तेरी फोटो में। मैं आपको ब्लैक स्लिप्ड वेयर दिखाता हूँ। नहीं, इसमें नहीं है। अब शायद से जो एडिशन आएगा, थर्ड एडिशन, उसमें आ जाएगा। ये है ब्लैक स्लिप्ड वेयर। ब्लैक स्लिप्ड वेयर में कुछ नहीं होता था कि एक प्रकार से बस एक थोड़ा सा शाइनिंग और स्मूथ सरफेस देने की बात होती थी यहाँ पर, जस्ट इन केस ऑफ सेरेमिक्स, टेराकोटा वाली चीज़ें। जैसे थोड़ा सा उसको आपने, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया मॉडर्न, लेकिन आप इसी को देखो, ये ज़्यादा बेटर है। लाइक दिस। अंदर बाहर से काफ़ी हद तक स्मूथ ही लग रहा है ना, शाइनी सरफेस ही लग रहा है ना इसका। मतलब अगर जिस टाइम पर ये बना होगा तब तो ये बिल्कुल फ्रेश होगा ना, बिल्कुल इसका लस्ट्रस सरफेस होगा ना, स्मूथ होगा ना काफ़ी ज़्यादा। ये है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।